students, this is Sai sir with your economics classes. How are you, beta? I think you will be fine off. So today we have started, the topic is supply function, yani determinant of supply. You know, our chapter is going the concept of supply. Last time we have discussed on the supply schedule, in individual supply schedule and market supply schedule. So our next topic in this chapter is determinant of supply. So today let's see. First of all, you know what is the function of supply. Supply function refer to the relationship combinations of supply of commodity and its determinant. मतलब किसी वस्तु की सप्लाई की मात्रा और उसको तो ये ज़रूरी है बेटा कि उसके बारे में ज़रा उसकी डेफिनेशन ज़रूर पता होना चाहिए. सप्लाई फंक्शन क्या है एक्चुअल में? सप्लाई फंक्शन स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट, यानी किसी वस्तु की मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों का जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम सप्लाई फंक्शन बोलते हैं. अब बात आती है कि कौन कौन से होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं. तो बहुत सारे हैं. एक बोर्ड होता थोड़ा सा, क्योंकि एक लाइन का ही वर्क है. आपकी बुक भी आप देख लेना एक बार, कंसेप्ट में उसमें आपको दे रखा है सप्लाई ऑफ फंक्शन. एस एक्स का मतलब होता है सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, बराबर इक्वल निशान होगा, उसके बाद एफ होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर पी एक्स, पी आर, एन, पी एफ, टी, ये सारी चीज़ें होंगी. तो वो ये सारे फंक्शन हैं जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं. देखिए, हम दो चीज़ें पढ़ते हैं. एक तो लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में तो सिर्फ जो सप्लाई इफेक्ट होती है वो उसकी अपनी प्राइस से होती है, उसकी अपनी कीमत के कारण होती है. यू नो डैट्स की इन द सप्लाई फंक्शंस सप्लाई एंड प्राइस बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो डेट इज़ द जो सप्लाई है उसके अंदर जो इफेक्ट हो रहा है वो ड्यू टू देयर ओन प्राइस, उसकी अपनी कीमत के कारण हो रहा है. लेकिन इसके अलावा रेस्ट ऑफ द पार्ट है, उनको हम जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, जो रेस्ट ऑफ फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं सप्लाई को, उसको हम कंस्टेंट मान लेते हैं, यानी उनको हम स्थिर मान लेते हैं. ठीक है. तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर ओन प्राइस, हम उसके अपने प्राइस के बारे में बात करेंगे. लेकिन यहाँ पर हम डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई जो सप्लाई को सारे प्रभावित करते हैं, बहुत सारे तत्व हैं. तो पहला पॉइंट है उसकी अपनी कीमत. मैं उनका वन बाय वन का, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन उठा लेते हैं कि कौन कौन से डिटरमिनेंट है जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं. तो पहला है आपका पी एक्स. पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी उस वस्तु की अपनी कीमत. ऑब्वियसली सप्लाई को उसकी अपनी कीमत प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है. यू नो, इफ द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज इंक्रीज, देन द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज ऑल्सो इंक्रीज. यू नो, बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप. यानी किसी वस्तु की अपनी कीमत अगर बढ़ती है तो कीमत बढ़ने से ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसलिए उस वस्तु की सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाएंगे. अगर सरसों की कीमत कम है तो आप स्टॉक कर कर रख लेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है. और अगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आप जिन्हें जो घर पर रख रखे थे, सरसों का तेल पिलवाने के लिए जो रख रखी थी, उसको भी सेल कर देंगे. यू नो डैट्स की यू हैव गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, यू हैव गेट द हाई प्राइस. तो इसलिए सप्लाई और कीमत का जो संबंध होता है वो धनात्मक होता है और उस सप्लाई को उसकी अपनी कीमत प्रभावित करती है. दूसरा पॉइंट आता है हमारा पी आर. पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी. प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी का मतलब होता है कि जो उस वस्तु से संबंधित दूसरी वस्तुएं, अगर उनकी कीमतों में परिवर्तन आता है तो उसकी सप्लाई जो है वो भी प्रभावित होती है. फॉर एग्जाम्पल, पेप्सी और कोका कोला है, दोनों की कीमत मान लीजिए 17 18 रुपये है. ठीक है. अब मान लीजिए कोक ने अपनी कीमत बढ़ा दी, कोक ने कीमत 20 कर दी. ठीक है. तो अब जो पेप्सी है वो 18 रुपये की, पेप्सी की सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो थोड़ी सस्ती है कंपेयर देन कोक. तो उसकी सेल ज़्यादा बढ़ रही तो सप्लाई ज़्यादा करेगा. ठीक है. कोक उसकी कीमत बढ़ी है, सप्लाई तो बढ़ाएगा, लेकिन यू नो डैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डैट इन द लॉ ऑफ डिमांड, जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है. सप्लाई तो बढ़ती है लेकिन मांग का तो उल्टा संबंध होता है. आपने कोक की कीमत बढ़ा दी, उसकी मांग कम होगी, सप्लाई तो आप बढ़ाएंगे. लेकिन जो पेप्सी थी जिसकी कीमत 18 रुपये रह गई थी, उसकी डिमांड बढ़ गई. अब बढ़ी हुई डिमांड को कम्पीट करने के लिए आप सप्लाई इंक्रीज करेंगे, तो सप्लाई प्रभावित हो गई यहाँ पर. तो ये दूसरा फैक्टर है हमारा रिलेटेड
प्राइस की जो कीमत होती है, जो संबंधित वस्तुओं की जो कीमत होती है, वो प्रभावित उसको करती है। नेक्स्ट बेटा हमारा सी यानी जी आता है। जी का मतलब होता है गोल ऑफ फर्म। जी का मतलब होता है गोल ऑफ फर्म, यानी जो फर्म सप्लाई कर रही है जिस वस्तु की, उसका लक्ष्य क्या है। अगर उसका लक्ष्य ये है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उसको कमाना है, तो उसको प्रॉफिट कमाना तो क्या करेगा, सप्लाई को कम करेगा। सप्लाई तो प्रभावित होगी, सप्लाई को कम करेगा, क्योंकि जब सप्लाई मार्केट में नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बहुत महंगे हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक है, लेकिन अगर फर्म का गोल ये है कि नहीं मुझे प्रॉफिट कम चाहिए लेकिन मुझे ज़्यादा मार्केट चाहिए, कस्टमर ज़्यादा चाहिए, अपनी सेल ज़्यादा चाहिए, तो वो उसको प्राइस को कम करके अपना जो है उस सप्लाई को ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ज़्यादा इंक्रीज का मतलब है कि जब ज़्यादा सप्लाई होगी तो प्राइस तो अपने आप कम हो जाएगा। देखिए, जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो कीमत तो कम होगी ही होगी। तो वो इट्स अ डिपेंड ऑन द गोल ऑफ द फर्म। फर्म के लक्ष्य के ऊपर प्रभावित करता है कि वो उसको कैसे करेगा। तो ये तीसरा जो फैक्टर है, जो डिटर्मिनेंट है, जो इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को, वो है जी, यानी गोल फॉर द जो है फर्म, गोल ऑफ द फर्म। हमारा अगला आता है पी एफ। ये आप लिख लेना, आपकी बुक में भी है कि आप उसको लिखना पी एफ। पी एफ का मतलब होता है प्राइस ऑफ फैक्टर। प्राइस ऑफ फैक्टर का मतलब होता है कि जिस वस्तु की आप सप्लाई कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जिन साधनों का यूज़ होता है, जो फैक्टर हैं उसमें बनाने के लिए जिनका आप लेते हैं किराए पर या खरीदते हैं, उनकी कीमत। देखिए, जिस वस्तु को आप सप्लाई कर रहे हैं उसको बनाने वाले साधन अगर उनकी कीमत कम है तो उसकी सप्लाई आप बढ़ाएंगे, क्योंकि सस्ता बनेगा वो। और अगर उनकी कीमत ज़्यादा है तो आपको उसको बनाने में ज़्यादा लागत आएगी, क्योंकि फैक्टरों को आप ज़्यादा की तनख्वाह दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप सप्लाई कम करेंगी। तो फैक्टर पी एफ का मतलब होता है प्राइस ऑफ फैक्टर, यानी वो प्राइस ऑफ फैक्टर की कीमत भी आपकी सप्लाई को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टी। टी का मतलब होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टी का मतलब होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी आप जिस वस्तु की सप्लाई कर रहे हैं उसकी सप्लाई, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी। अगर वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली कम प्रोडक्शन करेगा तो आप सप्लाई कम ही करेंगे। लेकिन आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मीन्स का मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और कम कॉस्ट पर। जितनी अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी होगी उसकी लागत कम होगी और उत्पादन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आप सप्लाई ज़्यादा करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था जो डिटरमाइन कर रहा था सप्लाई को। बड़ा आसान है बेटा। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है ई एक्स। ई एक्स मतलब होता है बिजनेस की एक्सपेक्टेशन। ई एक्सपेक्टेशन यानी आपकी उम्मीद क्या है। उम्मीद ये है कि आपको बिल्कुल कतई मेवती, मैं बता देता हूँ, अब जो किसान होता है वो सरसों को स्टॉक करके रख लेता है। क्यों रखता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ, 7th मंथ द प्राइस विल बी इंक्रीज, देन वी कैन गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो सप्लाई रोक ली उन्होंने, तो सप्लाई तो प्रभावित हो गई ना, क्योंकि उस समय सप्लाई कर रहे थे आप, बट ड्यू टू एक्सपेक्टेशन यू कैन डिक्रीज द सप्लाई, तो सप्लाई तो प्रभावित हो गई। तो जो एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस में, और कई बार आपको ऐसा होता है कि नहीं यार आगे जाके तो ये चीज़ें हो जाएंगी और बाहर से माल आ जाएगा। जैसे प्याज होती है, स्टार्टिंग में प्याज बहुत हाई रेट पे जाती हैं, तो आप ना कच्ची प्याजों को भी, फालर की प्याजों को भी, छोटी प्याजों को भी खोद कर सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बाद में तो नासिक की प्याज चल जाएंगी। जब नासिक की प्याज यहाँ आ जाएगी दिल्ली के अंदर, तो हमारी प्याजों का रेट कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन थी, तो सप्लाई आपने बढ़ा रखी थी उस टाइम। तो इस तरह सप्लाई जो है वो प्रभावित होती है। एक्सपेक्टेशन, बिजनेस के अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीपी। जीपी का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब ये छोटा सा बहुत बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, एचएसबी में तो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से बहुत ज़्यादा। तो जीपी यानी गवर्नमेंट पॉलिसी। आपकी सप्लाई को कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी प्रभावित करती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं? जैसे टैक्स है, टैक्स इंपोज कर दिया आपकी, जो आप कमोडिटी सप्लाई कर रहे थे उसमें टैक्स इंपोज कर दिया। जब टैक्स इंपोज कर दिया तो ऑब्वियसली उसका प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि टैक्स तो उसमें जुड़ेगा तो कीमत महंगी हो जाएगी। और लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम होती है। ठीक है, अब सप्लाई ये बताती है किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है। दो चीज़ें यहाँ कम्पीट कर रही हैं, बस फर्क है बेटा, यहाँ पर टैक्स बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, किसान को कुछ नहीं मिलेगा उसमें। जो आप सप्लाई करता है उसको उस कीमत बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा उसको, बल्कि ये नुकसान होगा कि कीमत महंगी हो गई, जो है डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर
गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो इफेक्ट करती हैं, वो टैक्स वगैरह इम्पोज करती हैं, तो प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको फिर सप्लाई कम करनी पड़ती है। दूसरा, अगर टैक्स को रिड्यूस कर देते हैं, द गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स, द प्राइस विल बी डिक्रीज, तो डिमांड इंक्रीज ऑब्वियसली, तो देन इन दिस सिचुएशन द सप्लाई विल बी इंक्रीज 100%, तो वहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था आज का, सप्लाई फंक्शन यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। उसके बाद थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो पेपर में पूछी जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर मैं काफ़ी हद तक आपको पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है, लॉ ऑफ सप्लाई डेट द अदर थिंग्स रिमाइन कांस्टेंट, यानी जो लॉ ऑफ सप्लाई वो ये बताती है जो भी हमने डिटर्मिनेंट पढ़े हैं सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने वाले, उनको हम कांस्टेंट मानेंगे, केवल उसकी अपनी प्राइस में परिवर्तन के कारण उसकी सप्लाई में क्या परिवर्तन होता है वो चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।